ओके, तो आज का अपना जो टॉपिक है वो है सर्च फॉर जेनेटिक मटेरियल, राइट बच्चों। लास्ट लेक्चर में हमने जेनेटिक मटेरियल की सर्चिंग के लिए एक एक्सपेरिमेंट भी स्टडी किया था और वो एक्सपेरिमेंट था ट्रांसफॉर्मिंग प्रिंसिपल, ट्रांसफॉर्मिंग एक्सपेरिमेंट, राइट। ये लास्ट लेक्चर में हम लोगों ने कर लिया था अच्छे से। थोड़ा सा ओवरव्यू इसका लेते हैं और उसके बाद आगे बढ़ते हैं। एक जो क्वेश्चन में डिस्कस चैप्टर के इंट्रोडक्शन में किया था वही मैं आपको फिर से बता देता हूं कि आपको ये तो बात पता होनी चाहिए कि पहले जेनेटिक मटेरियल प्रोटीन को माना जाता था, राइट। लेकिन प्रोटीन जेनेटिक मटेरियल है नहीं, क्योंकि वो जेनेटिक मटेरियल की प्रॉपर्टीज को फॉलो नहीं करता है, राइट। तो जेनेटिक मटेरियल है कौन, उसी का हम सर्च कर रहे हैं, उसी के लिए एक्सपेरिमेंट पढ़ रहे हैं। और उसके लिए पहला एक्सपेरिमेंट मैंने आपको करवा दिया था, ट्रांसफॉर्मिंग एक्सपेरिमेंट। इसका 5 मिनट में ओवरव्यू लेते हैं और उसके बाद आगे बढ़ते हैं। ट्रांसफॉर्मिंग एक्सपेरिमेंट जो किया था वो फ्रेडरिक ग्रिफ्थ ने किया था, फ्रेडरिक ग्रिफ्थ 1928 में, राइट। ट्रांसफॉर्मिंग एक्सपेरिमेंट डन बाय फ्रेडरिक ग्रिफ्थ इन 1928। किसी बच्चे को स्क्रीन में कोई प्रॉब्लम हो, वॉइस में कोई प्रॉब्लम हो तो तुरंत मुझे बताइए। तो फ्रेडरिक ग्रिफ्थ ने 1928 में ये एक्सपेरिमेंट किया। इस एक्सपेरिमेंट के लिए उन्होंने एक बैक्टीरिया को सेलेक्ट किया था और उस बैक्टीरिया का जो नेम था वो था स्ट्रेप्टोकोकस न्यूमोनियाई। स्ट्रेप्टोकोकस न्यूमोनियाई बैक्टीरिया को उन्होंने सेलेक्ट किया था इस एक्सपेरिमेंट के लिए, है ना। ब्रीफिंग सेशन है, थोड़ा फटाफट लेंगे इसको। इस बैक्टीरिया के 2 स्ट्रेन उन्होंने सेलेक्ट किए। स्ट्रेन मतलब इसकी 2 वैरायटी उन्होंने सेलेक्ट की। एक वैरायटी जो थी वो थी S3 और एक था R2। S3 और R2। S मींस स्मूथ, यानी ये बैक्टीरिया की जो मॉर्फोलॉजी है वो स्मूथ थी। स्मूथ क्यों थी? क्योंकि इस बैक्टीरिया में सेल वॉल के बाहर, सेल वॉल एक रफ स्ट्रक्चर होती है, आप लोगों को पता है। इस बैक्टीरिया में सेल वॉल के बाहर एक जिलेटिन का बना हुआ हार्ड कोट था और उसे बोल रहे हैं कैप्सूल। यानी अब अगर इस बैक्टीरिया की मॉर्फोलॉजी अगर आप देखेंगे तो इसके आउटर स्ट्रक्चर में सेल वॉल नहीं है, उसकी जगह इसमें कैप्सूल है। तो कैप्सूल होने के कारण इसकी आउटर मॉर्फोलॉजी रफ नहीं होगी, वो स्मूथ होगी। इसलिए अपन इसको एस स्ट्रेन बोलते हैं। तो एस स्ट्रेन मींस ये स्मूथ है, यानी इसमें कैप्सूल प्रेजेंट है। और कैप्सूल एक हार्ड कोट होता है, प्रोटेक्टिव कोट होता है ना। तो अगर ये कैप्सूलेटेड बैक्टीरिया किसी होस्ट में अटैक करेगा तो उसके इम्यून सिस्टम का ये सही तरीके से डिफेंस कर पाएगा, सामना कर पाएगा और इजीली डैमेज नहीं होगा, राइट। तो कैप्सूल प्रेजेंट होने की वजह से ये वायलेंट नेचर का हो जाएगा, यानी ये पैथोजन हो जाएगा। और अगर ये अटैक करेगा तो डेफिनेटली ये डिजीज कॉज करेगा और उस डिजीज का नाम है न्यूमोनिया। तो स्ट्रेप्टोकोकस न्यूमोनियाई जो डिजीज कॉज करता है उसे न्यूमोनिया डिजीज बोलते हैं। तो एस स्ट्रेन डिजीज कॉज करेगा बिकॉज हैविंग कैप्सूल। अब बात कर लेते हैं आर की। तो आर मींस होता है बच्चों रफ। आर यहाँ पर रफ के लिए स्टैंड कर रहा है, ठीक है। इसका मतलब ये है कि इसकी स्ट्रक्चर में, इसकी मॉर्फोलॉजी में जो आउटर स्ट्रक्चर है वो सेल वॉल रहेगी, मतलब इसमें कैप्सूल नहीं रहेगा। तो सेल वॉल एक रफ स्ट्रक्चर होती है ना। तो इसमें कैप्सूल नहीं है, यानी इसमें कैप्सूल हुआ एब्सेंट। और कैप्सूल एब्सेंट है, दैट मींस इसमें हार्ड प्रोटेक्टिव जो लेयर है वो नहीं है। तो अगर ये किसी होस्ट में अटैक करेगा
तो होस्ट का इम्यून सिस्टम इजीली इसको डैमेज कर देगा, राइट। तो अगर ये इजीली डैमेज हो जाएगा तो ये ए वायलेंट हो गया बच्चों। ए वायलेंट होने का मतलब ये नॉन पैथोजन हो गया है बेटा, यानी ये न्यूमोनिया डिजीज कॉज नहीं करेगा। तो कंक्लूजन इज दैट कि एस वायरुलेंट है, आर वायरुलेंट नहीं है। इनके वायरुलेंट होने या ना होने के पीछे जिम्मेदार कौन है? कैप्सूल। Why S strain virulent? Because having capsule. Why R strain A virulent? Because having no capsule. उसके पास कैप्सूल नहीं है। लेकिन सवाल ये है कि R के पास कैप्सूल क्यों नहीं है और S के पास कैप्सूल क्यों है? तो इसके लिए मैंने आपको बताया था कि सपोज ये S बैक्टीरिया है तो इसका जो डीएनए है बेटा, इस डीएनए में ऐसा जीन है जो कैप्सूल सिंथेसिस के लिए रेस्पॉन्सिबल है, राइट। अब इसमें कैप्सूल क्यों नहीं है? क्योंकि इसका जो डीएनए है उसके अंदर कैप्सूल फॉर्मेशन का जीन नहीं है, राइट बेटा। फर्क तो इतना सा है कि आर में कैप्सूल क्यों नहीं है? क्योंकि उसके पास जीन नहीं है कैप्सूल सिंथेसिस करने वाला। और एस में कैप्सूल क्यों है? बिकॉज उसमें कैप्सूल सिंथेसिस करने वाला जीन है। बस इसी बात को हमें ध्यान में रखना है। तो ट्रांसफॉर्मिंग एक्सपेरिमेंट डन बाय फ्रेडरिक ग्रीथ इन 1928, और ग्रीथ ने इसके लिए बैक्टीरिया सेलेक्ट किया स्ट्रेप्टोकोकस न्यूमोनियाई, और ये वो बैक्टीरिया है जो न्यूमोनिया डिजीज कॉज करता है, राइट बेटा। और इसके दो स्ट्रेन हैं, एक एस थर्ड और एक आर सेकंड। इज दैट क्लियर? एस थर्ड वो है बेटा जिसमें कैप्सूल प्रेजेंट है। कैप्सूल क्यों है? क्योंकि कैप्सूल बनाने वाला इसमें जीन है। आर सेकंड वो है जिसमें कैप्सूल एब्सेंट है। कैप्सूल एब्सेंट क्यों है बेटा? क्योंकि इसमें कैप्सूल बनाने वाला जीन नहीं है। तो कैप्सूल होने के कारण ये वायरुलेंट हो जाएगा, ये पैथोजन हो जाएगा, जबकि ये कैप्सूल नहीं होने के कारण ए वायरुलेंट रहेगा। तो एक क्वेश्चन तो बनता है यहां पर, ओके श्रेयांश, यस सर। आर स्ट्रेन में कैप्सूल क्यों नहीं है जबकि एस में कैप्सूल है? सॉरी सर, एक सेकंड रिपीट कर दीजिए थोड़ा प्लीज। Why S strain having capsule but R strain having no capsule? What is the reason behind this? सेकेंड टाइम क्लास चल रही है, सेकेंड टाइम क्लास चल रही है सर, आज फिर भी नहीं हो पा रहा है, अच्छा नहीं पढ़ा रहा है। लीना, यस सर। क्या रीजन है? सर क्योंकि आर सेकंड में रफ सरफेस होता है इसलिए वो कैप्सूल नहीं होता है उसमें। मैं यही पूछ रहा हूँ कैप्सूल क्यों नहीं होता उसमें? सर क्योंकि सर रफ सरफेस है ना। सर मैं बताऊं? यस 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 यस। सर रफ सरफेस में सर वो जीन नहीं है जो कैप्सूल बना सके। सुपर यार, बिल्कुल बिल्कुल सिंपल है, कहां दिमाग दौड़ा रहे हो आप? एस में कैप्सूल है क्योंकि उसमें जीन है कैप्सूल बनाने वाला, और आर में कैप्सूल नहीं है बिकॉज़ उसमें जीन नहीं है। बड़ी सिंपल बात है। सर प्रॉब्लम क्या हो रही है भाई? तो फाइनली क्या ये बताइए मुझे कि अब समझ में आया कि एस में कैप्सूल क्यों है? श्रेयांश बोलिए ना यार, रिस्पॉन्ड करिए मुझे। एस में कैप्सूल क्यों है पता चल गया? यस सर। क्योंकि उसमें जीन है। और आर में कैप्सूल क्यों नहीं है? बिकॉज़ उसमें जीन नहीं है। नहीं। थोड़ा रिलैक्स होकर क्लास को लगाइए। अब अपन इसका एक्सपेरिमेंट स्टार्ट करते हैं। ठीक रहा, मैंने दोबारा पढ़ा दिया। मैं तो ये सोच के बैठा था कि तुम लोगों को पता है। देखिए
एक्सपेरिमेंट का फर्स्ट स्टेप देखिए ध्यान से। ग्रिफ्ट ने माइस लिया और इस माइस में S3 बैक्टीरिया को इंजेक्ट करवा दिया। ध्यान से सुनिएगा, जैसे ये लाइन है सेम ऐसे ही क्वेश्चन आ जाएगा। माइस में S3 इंजेक्ट करवा दिया और अब आपको पता है ये बात कि S3 पैथोजेनिक होता है, डिजीज कॉज करता है। तो माइस में जब S3 इंजेक्ट होगा तो S3 जाकर माइस में न्यूमोनिया डिजीज कॉज करेगा। रिजल्ट ये हुआ कि जिन माइस में S3 इंजेक्ट करवाया था वो सभी माइस डेड हो गए। इज दैट क्लियर? सेकंड एक्सपेरिमेंट, इस बार इन्होंने माइस में R2 इंजेक्ट करवाया। एंड यू नो वेरी वेल कि R2 पैथोजेनिक नहीं होता है, वो डिजीज कॉज नहीं करता है। तो R2 माइस में न्यूमोनिया कॉज नहीं करेगा। रिजल्ट ये हुआ कि ऑल माइस अलाइव, सभी माइस जिंदा रहे, किसी की डेथ नहीं हुई। दोनों स्टेप में कोई प्रॉब्लम है तो पूछिए जल्दी, नहीं तो आगे बढ़ते हैं। क्वेश्चन ऐसे आ जाएगा कि माइस में R2 इंजेक्ट करवाने पर क्या होगा। तो अगर माइस में R2 इंजेक्ट करवा दिया तो ऑल माइस अलाइव रहेंगे, क्योंकि R2 डिजीज कॉज नहीं करता है, राइट। थर्ड एक्सपेरिमेंट, इस बार इन्होंने माइस में हीट किल्ड S3 इंजेक्ट करवाया। अब ध्यान से सुनिएगा बच्चों, S3 को हीट से ट्रीट किया गया है इस बार। और जब किसी सेल को आप हीट का ट्रीटमेंट देते हैं, हाई टेम्परेचर देते हैं, तो सेल डैमेज हो जाती है, क्योंकि सेल का जो बिल्डिंग ब्लॉक का स्ट्रक्चर है वो प्रोटीन है एंड प्रोटीन्स आर हीट सेंसिटिव। तो जैसे ही आप S3 को हीट देंगे, S3 की सेल जो है वो डिस्ट्रॉय हो जाएगी, डैमेज हो जाएगी, S3 इनएक्टिव हो जाएगा। तो माइस के अंदर हीट किल्ड S3 इंजेक्ट करवाया जा रहा है। ये बात मैं आपको कह चुका हूं कि अगर किसी बैक्टीरिया को आपने हीट से ट्रीट कर लिया है तो इसके बाद वो इनएक्टिव हो जाएगा। तो रिजल्ट क्या रहना चाहिए? माइस के अंदर अगर आप हीट किल्ड S3 इंजेक्ट कराएंगे तो रिजल्ट क्या रहना चाहिए श्रेयांश? सर वो फिर भी डेथ कॉज करेगा। अच्छा भैया, चाय पानी की व्यवस्था कर लो, आज भाई लाइन पे नहीं है। विकास, यस सर। क्या होगा भाई? सर क्वेश्चन एक बार और बोलिए ना। अगर माइस में हीट किल्ड S3 को इंजेक्ट किया जाता है, हीट ट्रीटेड S बैक्टीरिया को माइस में इंजेक्ट कराया जाता है, तो क्या होगा? सर ऑल माइस अलाइव। वेरी गुड, ऑल माइस अलाइव। ऐसा क्यों भाई? सर क्योंकि हाई हीट किल्ड, हाई टेम्परेचर दे रहे हैं इसलिए। हाई टेम्परेचर दे रहे हैं तो बैक्टीरिया की सेल इनएक्टिव हो गई है। श्रेयांश यार क्या बात हो रही है बताइए, कुछ चिंता की बात है? आप कॉन्सेप्ट पे रन नहीं कर पा रहे हैं। सर थोड़ा सा क्लास के बाद सर कॉल कर लेता हूँ। ध्यान से समझने का प्रयास करिए। तो
माइस में एस थर्ड को इंजेक्ट किया तो माइस की डेथ हो गई, होनी थी, ध्यान से सुनिएगा सर, होनी थी क्योंकि एस थर्ड पैथोजेनिक होता है। माइस में आर सेकंड इंजेक्ट कराया तो ओल्ड माइस अलाइव रही क्योंकि आर सेकंड पैथोजन नहीं होता है। और जब माइस में हीट किल्ड एस थर्ड को इंजेक्ट कराया गया तो भी माइस अलाइव रहे, क्यों? क्योंकि हीट किल्ड इनएक्टिव होता है, लिखा हुआ है आपके सामने, और इनएक्टिव है अगर वो तो कहां से न्यूमोनिया कॉज करेगा, और जब वो न्यूमोनिया कॉज नहीं करेगा तो माइस अलाइव रहेंगे। यस सर। 3 एक्सपेरिमेंटल सीरीज आपको समझ में आ गई होगी। ऐसा कॉन्फिडेंस अच्छे लगते हो सर आप जब आप इस तरह के कॉन्फिडेंस में आते हैं, ठीक है ना, क्योंकि आपसे ही हम चलते हैं आगे, आप एनर्जी देंगे तब हम आगे बढ़ेंगे। डी एक्सपेरिमेंट को देखते हैं, एक्सपेरिमेंट नंबर डी। इस बार क्या हो रहा है कि जो माइस है उसमें हीट किल्ड एस थर्ड और आर सेकंड को मिक्स करके इंजेक्ट करवाया गया है। क्वेश्चन समझ लेना ध्यान से। इस बार माइस ने हीट ट्रीटेड एस थर्ड एंड आर सेकंड दोनों को मिक्स करके इंजेक्ट कराया गया है। अब मैं तो ये मानता हूं विकास कि भाई एस थर्ड से भी माइस डेड नहीं होते हीट किल से, और आर सेकंड से भी डेड नहीं होते, और दोनों को मैंने मिक्स करके लिया है, तो मेरे हिसाब से तो माइस डेड नहीं होने चाहिए सर लेकिन हो जाएंगे सर सब। लेकिन हो जाएंगे। क्या बात है श्रेयांश, वेरी गुड, लेकिन हो जाएंगे। ऐसा ही हुआ, ऑल माइस डेड हो गए जबकि होने नहीं चाहिए। यही बात ग्रिक को सोचने के लिए मजबूर कर गई कि ऐसा क्यों हुआ। अब तक तो सब ठीक चल रहा था, लेकिन इस बार माइस डेड क्यों हो गए। तो देखिएगा डेड क्यों हो गए, इसके लिए कंक्लूजन ड्रॉ करना पड़ेगा हमें। अब कंक्लूजन क्या है, देखिए कि हमने क्या किया था, हीट किल्ड एस थर्ड लिया, तो जो हीट किल्ड एस थर्ड है उसमें केवल उसका डीएनए बचा हुआ है। हीट किल्ड एस थर्ड का केवल डीएनए है, क्योंकि बच्चों मैंने आपको बताया हुआ है कि डीएनए हाई टेम्परेचर पर स्टेबल रहता है जबकि प्रोटीन डैमेज हो जाता है। तो जो हमने हीट किल्ड एस थर्ड किया है इसका क्या अभी भी रिमेन है, इसका डीएनए अभी बाकी है। इज दैट क्लियर? और हमने आर सेकंड सेल ले लिया है, आर सेकंड सेल लिया है हमने, तो ये आर सेकंड सेल है। इसको जरा रफ बना देते हैं क्योंकि आर का मतलब रफ है। ये सेल है। अब जब हमने इन दोनों को मिक्स किया, जब हमने इन दोनों को मिक्स किया तो क्या हुआ, हुआ कुछ इस तरह से। बच्चों ध्यान से समझिएगा, यही इंपॉर्टेंट है। एस थर्ड का डीएनए एंटर हो गया है बेटा किसके अंदर, आर सेकंड में। ध्यान से सुनिएगा, एस थर्ड का डीएनए एंटर हुआ है किसमें, आर सेकंड में, राइट बेटा। तो रिजल्ट कुछ इस तरह से होगा, जरा ध्यान से सुनिएगा। ये आर सेकंड थी और इसमें एस थर्ड का डीएनए एंटर हो गया है, ये एस थर्ड का डीएनए एंटर हो गया। यहां तक समझ आया? एस थर्ड डीएनए एंटर हो चुका है आर सेकंड सेल में। तो जब एस थर्ड का डीएनए आर सेकंड में एंटर होगा
तो एस थर्ड के पास कैप्सूल बनाने का जीन है, कैप्सूल सिंथेसिस करने का जीन है कि नहीं बताइए। तो अब क्या होगा, जो आर सेकंड सेल है इसके बाहर कैप्सूल बन जाएगा, और कैप्सूल बनने के कारण अब ये आर नहीं बचेगी, ये सेल क्या बन जाएगी, एस थर्ड बन जाएगी, और एस थर्ड होने के कारण ही माइस की डेथ हो गई। इज इट क्लियर? तो कंक्लूजन ये ड्रॉ होता है, कंक्लूजन ये ड्रॉ होता है तो यहां पर क्या ड्रॉ होता है, देखिए एस थर्ड डीएनए, ध्यान से देखिएगा, एस थर्ड डीएनए एंटर इन आर सेकंड सेल and R second cell now transforming as third cell by as third DNA। बस ये बात ये समझना है, यानी बच्चों R सेकंड अब S थर्ड बन गई है, और किसकी वजह से बन गई है, वो एस थर्ड डीएनए की वजह से बन गई है। इज इट क्लियर? तो ये क्वेश्चन में आता है कि किसने किसको ट्रांसफॉर्म कर दिया, एस थर्ड ने आर सेकंड को ट्रांसफॉर्म कर दिया और क्या बना दिया, एस थर्ड बना दिया। तो ट्रांसफॉर्मेशन किया किसने, ट्रांसफॉर्मेशन एजेंट कौन है, कंक्लूजन यही है बेटा। इसके कंक्लूजन में ये कहा गया कि डीएनए ट्रांसफॉर्मेशन एजेंट है, यानी डीएनए में ट्रांसफॉर्मेशन की कैपेबिलिटी है, एबिलिटी है। डीएनए किसी एक सेल को किसी दूसरी सेल में ट्रांसफॉर्म कर सकता है, या यूं समझिए कि डीएनए एक सेल से दूसरी सेल में जा सकता है। इज इट क्लियर? समझ आया होगा भाई? किसी को कोई डाउट पूछिए। अब आपको एक बेहतरीन क्वेश्चन दे देते हैं, फ्रेडरिक ग्रिफ के एक्सपेरिमेंट की लिमिटेशन क्या है, कमी क्या है। फ्रेडरिक ग्रिफ के पास ट्रांसफॉर्मिंग मॉलिक्यूल का, जो ट्रांसफॉर्मिंग मॉलिक्यूल है, मुझे तो पता है और आपको भी पता है कि ट्रांसफॉर्मिंग मॉलिक्यूल कौन था, डीएनए था। तो no biochemical evidence of transforming molecule। ध्यान रखिएगा बच्चों, बेहतरीन क्वेश्चन बताया मैंने आपको। ग्रिफ्ट के पास ये जो ट्रांसफॉर्मिंग मॉलिक्यूल है, यानी जो डीएनए है, इसका कोई बायोकेमिकल एविडेंस नहीं था। किसके पास, ग्रिफ्ट के पास। इज इट क्लियर? तो फ्रेडरिक ग्रिफ्ट के पास एविडेंस नहीं है, बायोकेमिकल एविडेंस नहीं है डीएनए का, इसलिए ये बात समझाने में नाकाम रहे हैं कि डीएनए जेनेटिक मटेरियल है। इस बात को वो सही तरीके से समझा नहीं पाए। ये क्वेश्चन बेहतरीन क्वेश्चन है बच्चों, ध्यान रखिएगा। और इससे ऊपर ये वाली लाइन जो है ये बहुत अच्छी है कि एस थर्ड के डीएनए ने आर सेकंड को एस थर्ड में कन्वर्ट कर दिया। क्लियर? चलिए, आपका वेलकम है। अगर आपको कोई डाउट पूछना है, कोई डाउट पूछना है तो आपका वेलकम है। एक्टिव रहिएगा बच्चों क्लास में। आप मॉलिक्यूलर बायोलॉजी पढ़ रहे हैं, एक्टिव तो आपको रहना पड़ेगा, राइट? दीपक, यस सर। क्या कमी रह गई ग्रिफ्ट के एक्सपेरिमेंट की? व्हाट इज द लिमिटेशन ऑफ ग्रिफ्ट एक्सपेरिमेंट? यस सर। बताइए।
मैं पूछता रहूंगा बीच बीच में, है ना, यही से पता चलेगा कि आप सही तरीके से सुन रहे हैं कि नहीं सुन रहे। मैंने देखो 4 बार बता दिया दीपक, अगर आपने सुना तो आपके पास आंसर होना चाहिए। चलिए एहतेशाम, यस सर। बताइए। सर बायोकेमिकल एविडेंस नहीं था। वेरी गुड दीपक भैया, इतनी सिंपल बात है। एहतेशाम ने बताया ना कि ग्रिफ्ट के पास बायोकेमिकल एविडेंस नहीं था ट्रांसफॉर्मिंग मॉलिक्यूल का। और फिर मैं ये भी बोल रहा हूं कि भैया ये बहुत इंपॉर्टेंट है, उसके बाद भी आप उस चीज पे अटेंशन नहीं ले रहे। चलिए दीपक, रीजन बताइए कि आप आंसर क्यों नहीं बता रहे, जल्दी बताइए। सॉरी सर। अरे सॉरी के लिए नहीं बोला मैंने। चलिए नेक्स्ट एक्सपेरिमेंट स्टार्ट करते हैं। बायोकेमिकल कैरेक्टराइजेशन ऑफ ट्रांसफॉर्मिंग एक्सपेरिमेंट, आपके एनसीईआरटी का पेज नंबर 101, आप देख सकते हैं एनसीईआरटी पेज नंबर 101। ठीक है, बायोकेमिकल कैरेक्टराइजेशन ऑफ ट्रांसफॉर्मिंग एक्सपेरिमेंट, ये अपन अभी आगे पढ़ रहे हैं। ठीक है, अभी मैंने आपको बताया कि ग्रिफ्ट के पास बायोकेमिकल एविडेंस नहीं था, तो उसका एविडेंस लाने के लिए अगला एक्सपेरिमेंट हो रहा है। और ये एक्सपेरिमेंट परफॉर्म किया गया था ओसवाल्ड एवेरी, राइट, ओसवाल्ड एवेरी और मैकलियोड और मैकार्थी, ये 3 साइंटिस्ट थे, कोलिन मैकलियोड और मैकलिन मैकार्थी। ठीक है, इसको लास्ट वाले तीनों ध्यान रखो, एवेरी, मैकलियोड और मैकार्थी, ये 3 वर्ड याद रखो। 3 साइंटिस्ट एवेरी, मैकलियोड और मैकार्थी ने 1933 से 1944 में एक्सपेरिमेंट किया, और इस एक्सपेरिमेंट में इन्होंने ग्रिफ्ट के एक्सपेरिमेंट, ग्रिफ्ट का एक्सपेरिमेंट कौन सा था, ट्रांसफॉर्मिंग एक्सपेरिमेंट, उसका बायोकेमिकल एविडेंस दिया। राइट बेटा, तो क्वेश्चन सिंपल आ जाएगा कि ट्रांसफॉर्मिंग एक्सपेरिमेंट या ग्रिफ्ट के एक्सपेरिमेंट का बायोकेमिकल एविडेंस किसने दिया, एवेरी, मैकलियोड और मैकार्थी ने 1933 टू 1944 के एक्सपेरिमेंट के थ्रू दिया। इज इट क्लियर? ये पहला क्वेश्चन आपकी स्क्रीन पर है, इसको आपको ध्यान में रखना, राइट। अब हम आगे बढ़ते हैं और इस एक्सपेरिमेंट की स्टडी करते हैं। चलिए, इन्होंने क्या किया बेटा, इन्होंने डीएनए, आरएनए और प्रोटीन, इनकी प्यूरिफाइड फॉर्म का आइसोलेशन किया। आइसोलेशन मतलब प्राप्त किया अपने एक्सपेरिमेंट में। फिर इन्होंने डीएनए, आरएनए और प्रोटीएज की रिएक्शन करवाई। समझ आ जाएगा आपको, मैं 2 बातें पहले बता रहा हूं, ध्यान से सुनो। डीएनए, आरएनए, प्रोटीन की प्यूरिफाइड फॉर्म का आइसोलेशन किया, नंबर 1 बात।
डीएनए, आरएनए और प्रोटीएज तीनों की रिएक्शन कराई और ये देखा कि इनमें से कौन ट्रांसफॉर्मेशन को प्रभावित करता है, कौन ट्रांसफॉर्मेशन को इफेक्ट करता है, इसको चेक किया गया। ध्यान से सुनिएगा, डीएनए, आरएनए और प्रोटीन का आइसोलेशन किया, यूनिफाइड फॉर्म आइसोलेट की, और डीएनए, आरएनए और प्रोटीन की रिएक्शन से ये देखा कि इन तीनों में से कौन इफेक्ट करता है ट्रांसफॉर्मेशन को, इफेक्ट टू ट्रांसफॉर्मेशन। इन तीनों में से कौन ट्रांसफॉर्मेशन को इफेक्ट करता है, ये देखिए। एक्सपेरिमेंट शुरू कराने से पहले मैं आपको एक बात बता देता हूं कि डीएनए वो एंजाइम है, डीएनए एक एंजाइम है जो डीएनए को लाइसिस कर देता है, डीएनए को ब्रेक कर देता है, डीएनए को डैमेज कर देता है। डीएनए एंजाइम है, न्यूक्लियस एंजाइम है, न्यूक्लियस जो न्यूक्लिक एसिड को डैमेज कर देता है। आरएनए वो एंजाइम है जो आरएनए का लाइसिस कर देता है। यदि न्यूक्लियस है तो आरएनए न्यूक्लिक एसिड है, और प्रोटीन वो एंजाइम है जो प्रोटीन का लाइसिस कर देता है। ध्यान से सुनिएगा बच्चों, डीएनए वो एंजाइम है जो डीएनए का लाइसिस कर देता है, कि न्यूक्लियस कैटेगरी में आता है। आरएनए वो एंजाइम है जो आरएनए का लाइसिस कर देता है, ये भी न्यूक्लियस कैटेगरी में आता है। और प्रोटीन वो एंजाइम है जो प्रोटीन का लाइसिस कर देता है। बताइए, समझ में आई बात? इतनी सी बात समझ में आ गई है? स्क्रीन को ध्यान से देखिए, फिर समझने में आसानी रहेगी बच्चों। चलिए, अगर इतना समझ आ गया है तो हम एक्सपेरिमेंट देखते हैं। एक्सपेरिमेंट को देखिए, इन्होंने क्या किया, जो ग्रिफ्ट का एक्सपेरिमेंट था, जो ग्रिफ्ट का एक्सपेरिमेंट था, उसमें इन्होंने क्या किया, आरएनए का यूज किया। किसका यूज किया? आरएनए को। अब ध्यान रखिएगा, आरएनए कौन है? जो आरएनए का लाइसिस कर देता है। तो आरएनए का यूज करने पर भी इन्होंने देखा कि ट्रांसफॉर्मेशन हो रहा है, उसकी ऑक्यूरेंस हुई है, मतलब ट्रांसफॉर्मेशन हुआ। जो ग्रिफ्ट का फोर्थ स्टेप था उसमें इन्होंने आरएनए यूज किया, उसके बाद में ट्रांसफॉर्मेशन हो रहा है। आरएनए ने किसका लाइसिस कर दिया है बच्चों? आरएनए का लाइसिस कर दिया है, आरएनए को डैमेज कर दिया है, फिर भी ट्रांसफॉर्मेशन हो रहा है। इसका मतलब क्या हुआ कि आरएनए ट्रांसफॉर्मेशन के लिए जिम्मेदार नहीं था। आरएनए ट्रांसफॉर्मेशन के लिए जिम्मेदार नहीं था, क्योंकि आरएनए के लाइसिस होने के बाद भी ट्रांसफॉर्मेशन हो रहा है, मतलब आरएनए ट्रांसफॉर्मेशन के लिए रिस्पॉन्सिबल नहीं है। बात समझ में आई क्या आपको विकास? हाँ बोलिए, नहीं तो नो बोलिए। वर्ड बोली है, एक यस और एक नो, लेकिन कुछ तो बोलिए। अगर आप मुझे सुन रहे हैं तो कुछ बोलिए विकास। दीपक, यस सर। समझ में आया? यस सर, आ गया। सेकंड स्टेप देखते हैं सर। इस बार इन्होंने प्रोटीएज यूज किया। ग्रिफ्ट के एक्सपेरिमेंट में इन्होंने प्रोटीएज यूज किया। अब प्रोटीएज कौन होता है बेटा?
जो प्रोटीन का लाइसिस कर देता है, लेकिन इन्होंने देखा कि ट्रांसफॉर्मेशन फिर भी हो रहा है। ट्रांसफॉर्मेशन फिर भी हो रहा है, ध्यान से समझिएगा बच्चों। प्रोटीन डैमेज हो गई है, प्रोटीन डिस्ट्रॉय हो गई है, उसके बाद भी ट्रांसफॉर्मेशन हो रहा है। दैट मींस आरएनए एंड प्रोटीएज, यू कैन से आरएनए और प्रोटीन नॉट इफेक्ट टू ट्रांसफॉर्मेशन, ये ट्रांसफॉर्मेशन को प्रभावित नहीं करते हैं, मतलब इनका ट्रांसफॉर्मेशन में कोई रोल नहीं है। सीधा क्वेश्चन आएगा, क्या आरएनए ट्रांसफॉर्मेशन को प्रभावित करता है? नहीं। प्रोटीएज नहीं, आरएनए नहीं और प्रोटीन नहीं। बात समझ में आए? यस सर। तीसरी बात, इस बार इन्होंने डीएनए यूज किया, और डीएनए किसको लाइसेंस कर देता है? डीएनए। अब वो ग्रिड वाला डायग्राम अपनी मेमोरी में लाइए 2 मिनट के लिए कि S3 का डीएनए था, याद है? ये R सेकंड सेल थी, याद करो भाई। और मैंने कहा था S3 का डीएनए एंटर होता है, बताया था। इस बार इस एक्सपेरिमेंट में डीएनए यूज कर दिया गया है। डीएनए यूज कर लिया तो बच्चों डीएनए डैमेज हो गया है, डीएनए डैमेज हो गया है बच्चों। और जब डीएनए डैमेज हो जाएगा तो इन्होंने देखा कि ट्रांसफॉर्मेशन नहीं हुआ, ट्रांसफॉर्मेशन नहीं हुआ। तो बच्चों ट्रांसफॉर्मेशन को इफेक्ट कौन कर रहा है बताइए जरा? ट्रांसफॉर्मेशन को इफेक्ट कौन कर रहा है बताइए? इफेक्टेड बाय यस डीएनए एंड डीएनए। इज दैट क्लियर? तो मतलब ग्रिफ्ट के पास ये बायोकेमिकल एविडेंस नहीं था कि कौन है ट्रांसफॉर्मेशन करने वाला। तो ये जो तीनों साइंटिस्ट थे एवरी मैक्यूलर मैकार्थी, इन्होंने डीएनए प्रोटीन आरएनए को भी आइसोलेट किया था और इन तीनों एंजाइम को भी किया था और रिएक्शन करवाई। अब इनको देखो पता चल गया कि ट्रांसफॉर्मेशन जो वास्तव में कर रहा था वो कौन कर रहा था? डीएनए कर रहा था। देखिए बायोकेमिकल एविडेंस हुआ कि नहीं हुआ बताइए? पता चल गया ना कि ट्रांसफॉर्मेशन बाय डीएनए। तो ये था बायोकेमिकल एविडेंस। अब जरा इसमें सिंपल क्वेश्चन दिया जाएगा, सिंपल क्वेश्चन करवाता हूं मैं। क्वेश्चन आएगा कि ट्रांसफॉर्मेशन जो है उसे इफेक्ट कौन करेगा? तो आंसर रहेगा डीएनए और डीएनए, राइट बच्चों? और अगर क्वेश्चन ये आ जाए कि ट्रांसफॉर्मेशन जो है वो किसके द्वारा इफेक्ट नहीं होगा, तो आंसर रह जाएगा बच्चा आपका आरएनए और प्रोटीएज। आरएनए यानी आरएनए और प्रोटीएज यानी प्रोटीन, ये ट्रांसफॉर्मेशन को प्रभावित नहीं करता, राइट बेटा? तो मतलब अल्टीमेट ट्रांसफॉर्मेशन के लिए जिम्मेदार डीएनए। अच्छा मैं वैसे सिंपल भी समझा देता हूं आपको, इधर समझिए, सिंपल समझ लीजिए, ध्यान से सुनिएगा। अपना गुरु क्या याद रखो? डीएनए रेप्लिकेशन करके डीएनए बनाता है, याद करो मेरी पहली क्लास। फिर डीएनए ट्रांसक्रिप्शन करके आरएनए बनाता है और फिर आरएनए ट्रांसलेशन करके प्रोटीन बनाता है। अब चलो हम बिल्कुल देसी भाषा में समझते हैं, एकदम जुगाड़ लगा कर देखो, ठीक है भाई? विकास बोल नहीं रहा था, आपको बोलने आज नहीं बोले भाई। इधर देखो, देखो ध्यान से सुनना सारे। अगर हमने आरएनए यूज किया, आरएनए यूज
हुआ। क्यों? डीएनए कहता है अभी हम जिंदा हैं, है ना? डीएनए अभी बाकी है, डीएनए बाकी है तो आरएनए फिर से बना देगा, है ना? और प्रोटीन फिर से बन जाएगी, तो ट्रांसफॉर्मेशन प्रभावित होगा क्यों? नहीं होगा, क्योंकि आरएनए डैमेज हो गया, कोई बात नहीं, डीएनए अभी बाकी है। चलिए, इस बार हमने प्रोटीनेज यूज किया। प्रोटीनेज किसको डैमेज कर देगा? प्रोटीन को, ये डैमेज हो जाएगा, लेकिन ट्रांसफॉर्मेशन प्रभावित नहीं होगा। क्यों? डीएनए अभी जिंदा है, डीएनए अभी है, तो डीएनए फिर से क्या बना देगा? आरएनए बना देगा, फिर से प्रोटीन बना देगा। बात समझ में आई? लेकिन अगर हमने डीएनए यूज कर लिया, क्या यूज कर लिया बच्चों? डीएनए यूज कर लिया, तो इस बार डीएनए खत्म हो जाएगा, और जब डीएनए डैमेज हो जाएगा तो ना ही आरएनए बनेगा, ना ही प्रोटीन बनेगी, तो ट्रांसफॉर्मेशन भी नहीं होगा। बताइए समझ में आया? एक बार यस तो बनता है भाई, कोई एक बच्चा यस। यस सर, आ गया। ठीक 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 ठीक। अब तो समझ में आई बात कि ट्रांसफॉर्मेशन को प्रभावित डीएनए करेगा, ना कि आरएनए, ना कि प्रोटीन। इज इट क्लियर? क्योंकि डीएनए में वो कैपेबिलिटी है कि वो आरएनए भी बना सकता है, और आरएनए बन गया तो प्रोटीन भी बनेगा। चलिए, अब एक क्वेश्चन सीरीज हो जाए बढ़िया वाली, बड़ी लॉजिकल एक क्वेश्चन पुट अप कर लेते हैं आपसे। देखिए सर, तो जेनेटिक मटेरियल डीएनए होगा? हाँ हाँ बिल्कुल वही आते हैं। 2 मिनट आप धैर्य रखिए, एक क्वेश्चन पहले हो जाए अच्छा से, फिर आते हैं अपने बात। देखिए, चलिए, फ्रेडरिक ग्रिप का एक्सपेरिमेंट नंबर डी एक बार फिर से आपके सामने है। फ्रेडरिक ग्रिप का एक्सपेरिमेंट नंबर डी क्या था? माइस लिया, माइस में हीट ट्रीटेड S3 और R2 इंजेक्ट करवा दिया गया है, दोनों को मिलाकर इंजेक्ट करवा दिया गया है। हीट ट्रीटेड, हीट किल्ड S3 और R2 को मिलाकर इंजेक्ट करा दिया गया है माइस में, लेकिन इन्होंने आरएनए का भी यूज कर लिया है, प्रोटीएज का भी यूज कर लिया है साथ में। तो बताइए, माइस जिंदा रहेंगे या माइस मरेंगे? बताइए, कोई भी एक बच्चा। चलिए मैं पूछ लेता हूं, एहतेशाम आप बता दीजिए। सर अलाइव रहेंगे। माइस अलाइव रहेंगे, क्यों भाई एहतेशाम? सर क्वेश्चन एक बार रिपीट कीजिए ना सर माइस में हीट ट्रीटेड S3 और R2 दोनों मिलाकर इंजेक्ट करवाया, राइट? लेकिन साथ में आरएनए और प्रोटीन भी यूज कर लिया गया है, ये भी यूज कर लिए गए हैं दोनों। तो क्या होगा? एहतेशाम कह रहे हैं कि माइस जिंदा रहेंगे, आप बताइए सर अगेन वॉइस नहीं आया है। चलिए वॉइस नहीं आई, कोई बात नहीं। काजल बोलना चाहे, काजल बताइए। सर डेथ हो जाएंगे। क्यों भाई काजल, आप डेथ क्यों करवा रहे हैं इनका बताइएगा। सर क्योंकि आरएनएज और प्रोटीनेज ट्रांसफॉर्मेशन में कोई इफेक्ट अरे नहीं वाह, डालते। गजब गजब, बहुत बढ़िया, बहुत शानदार, सुपर बच्चे। ऐसे हम यस सर। यार आरएनए और प्रोटीन है वो तो ट्रांसफॉर्मेशन को प्रभावित ही नहीं कर रहे हैं, तो फिर S3 R2 में जाएगा, S3 का डीएनए R2 में जाएगा और R2 को S3 बना देगा और माइस मरेंगे। बताइए मरेंगे कि नहीं मरेंगे? यस सर मरेंगे। चलिए फिर अभी एक और क्वेश्चन करिए। इस बार माइस में हीट ट्रीटेड S3 के साथ R2 भी लिया गया है, दोनों को मिलाकर इंजेक्ट करवाया गया, लेकिन इस बार डीएनए यूज कर लिया गया है, इस बार डीएनए यूज कर लिया। ये सुपर क्वेश्चन है दोनों बेटा। मैं कह रहा हूं बायोकेमिकल वाले एक्सपेरिमेंट में जो बच्चा ये 2 क्वेश्चन कर देगा उसका बेड़ा पार है।
दीपक आप बताइए इस बार क्या होना है, बताइए। डीएनए साथ में यूज कर रहे हैं। सर माइस लाइव रहेगा। त्रिशा ने बता दिया माइस अलाइव रहेंगे। क्यों भाई, अब कारण भी बता दो त्रिशा। सर डीएनए ट्रांसफॉर्मेशन में रोल प्ले करता है इसलिए। तो फिर क्या हुआ, ट्रांसफॉर्मेशन हुआ कि नहीं हुआ? सर डीएनए से चलिए मेरी सुनिए। एक्चुअली इस एक्सपेरिमेंट में क्या था कि हीट ट्रीटेड एस्टर का डीएनए था। हीट ट्रीटेड में केवल डीएनए होता है और 8 सेकंड सेल थी। 8 सेकंड सेल थी। हमने डीएनए यूज कर लिया है। ध्यान से सुनिए, हमने डीएनए यूज कर लिया है। तो डीएनए किसको डैमेज कर देगा भाई? डीएनए को। हाँ, तो डीएनए को डैमेज कर देगा तो ये डीएनए इसमें एंटर ही नहीं हो पाएगा। तो यहां पर हमारे पास केवल कौन सी सेल बचेगी बताओ जरा? 8 सेकंड बचेगी केवल। और 8 सेकंड कभी माइस को मारता ही नहीं है यार। 8 सेकंड तो नॉन पैथोजन होता है। तो ऑल माइस अलाइव रहे कि नहीं रहे बताइए? यस सर। लीना बताइए, समझ में आया कि नहीं? यस सर, आ गया। तो अब इस क्वेश्चन से ये प्रूव होता है कि ट्रांसफॉर्मेशन को प्रभावित करता है, आरएनए और प्रोटीन नहीं करते। बात समझ में आ जानी चाहिए अब तक। उम्मीद करूंगा कि समझे होंगे। अब लास्ट लाइन ध्यान से सुन लीजिएगा, मैं कह रहा हूं मोस्ट इंपॉर्टेंट है, सुन लीजिएगा ध्यान से सुनिए। एवेरी, मैक्लियोड और मैकार्टी, ये जो 3 साइंटिस्ट थे, इन्होंने फर्स्ट टाइम डीएनए का यानी जेनेटिक मटेरियल का बायोकेमिकल एविडेंस दे दिया था। फर्स्ट टाइम इन्होंने डीएनए यानी जेनेटिक मटेरियल का बायोकेमिकल एविडेंस दे दिया था, बट नॉट कन्विंस्ड टू ऑल बायोलॉजिस्ट। ये आपके एनसीईआरटी लाइन है, लास्ट लाइन में देखिए। लेकिन ये अपनी बात से बाकी बायोलॉजिस्ट नहीं कर पाए, उनको समझा नहीं पाए, इसीलिए इनको जेनेटिक मटेरियल डीएनए है इस बात का क्रेज नहीं दिया जाता, क्योंकि ये बाकी बायोलॉजिस्ट को कन्विंस नहीं कर पाए थे। हालांकि इन्होंने बता दिया था कि डीएनए ही जेनेटिक मटेरियल है, उसका बायोकेमिकल एविडेंस भी दे दिया था, लेकिन ये बाकी बायोलॉजिस्ट को कन्विंस नहीं कर पाए। देखिए वही बात आ जाती है सर, मैंने टॉपिक पढ़ा दिया, मैंने बहुत अच्छा पढ़ा दिया अपनी तरफ से, पूरा समझा भी दिया, लेकिन अगर विकास जवाब नहीं दे रहा तो इसका मतलब क्या हुआ कि मैं विकास को कन्विंस नहीं कर पाया हूं। तो विकास को वो चीज नहीं समझा ना। सर समझ गया मैं। अब समझ गया, अच्छी बात है, ठीक है, लेकिन मैं तो एग्जांपल ले रहा हूं। सिमिलरली वही बात है बेटा कि इन्होंने अपनी तरफ से ये बता दिया कि डीएनए जेनेटिक मटेरियल है, अपनी तरफ से बायो एविडेंस भी दे दिया, लेकिन बायोलॉजिस्ट को कन्विंस नहीं कर पाए। अब देखिए इस पर क्या शानदार क्वेश्चन आता है। देखिए मैं आपको एक बेहतरीन क्वेश्चन बता रहा हूं, मैं आपसे जवाब की उम्मीद भी कर रहा हूं। क्वेश्चन ये आया कि जेनेटिक मटेरियल डीएनए है, इसका फर्स्ट टाइम प्लेटफॉर्म किसने प्रोवाइड करवाया? मैं ये नहीं कह रहा एविडेंस, बोल रहा है इसका प्लेटफॉर्म किसने प्रोवाइड करवा दिया था। ये बात सामने रख दी, लोगों को सोचने के लिए मजबूर कर दिया, यानी ये प्लेटफॉर्म किसने दिया था पहली बार? एवेरी, मैक्लियोड और मैकार्थी, इन 3 साइंटिस्ट। देखिए ये क्वेश्चन यूनिवर्सल हर मॉड्यूल में मिलेगा आपको
कि जेनेटिक मटेरियल कौन है, इसको प्रूव किसने किया। तो ये हमारा नेक्स्ट एक्सपेरिमेंट है, हर्शी और चेज का एक्सपेरिमेंट। जेनेटिक मटेरियल डीएनए है, इस बात को प्रूव किया था हर्शी और चेज ने। ये क्वेश्चन हर जगह, एक हिडन क्वेश्चन मैं आपसे शेयर कर रहा हूं कि अगर क्वेश्चन ऐसे आ जाए कि डीएनए जेनेटिक मटेरियल है, इसका सबसे पहले प्लेटफॉर्म किसने प्रोड्यूस किया, सबसे पहले ये चीज सोचने के लिए लोगों के सामने, लोगों को मजबूर किसने किया, एवेरी मैथ्यूड और मैकआर्थर। बताइए समझ में आया? और ये बात पक्की तीसरे आए कि अगर ये कन्विंस कर जाते बायोलॉजिस्ट को तो पक्का करीब यूनिक हो जाता, क्योंकि इन्होंने सब कुछ बता दिया। लेकिन प्रॉब्लम ये थी, देखिए अब इसमें ये पूछा जाएगा कि एवेरी मैथ्यूड और मैकआर्थर के एक्सपेरिमेंट की कमी क्या थी। तो कमी क्या थी, नॉट कन्विंस टू ऑल बायोलॉजिस्ट, वो बाकी बायोलॉजिस्ट को कन्विंस नहीं करता। बात समझ में आई? तो आज की क्लास आप एनसीईआरटी के पेज नंबर 101 से भी रीड करिएगा। मेरा दूसरा जो है नोट्स आप बना ही होंगे, और मेरे एक वीडियो लेक्चर और भी है, उसको भी देख सकते हो, इसको भी अपलोड कर देंगे। ये लाइव क्लास अगर आप अपलोड चाहते हैं तो इसको अपलोड करें। अगर आप अपलोड चाहते हैं तो मैसेज बॉक्स में यस लिख के भेजिए, और अगर नहीं चाहते हैं तो फिर अपना एक लेक्चर ऑलरेडी बना हुआ है, उसमें से आप रीड करिए। अगर लाइव क्लास चाहते हैं तो मैसेज बॉक्स में मैसेज डालिए।